अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। वक्त थम गया, निज़ाम रुक गया, फरिश्ते पल के बिछाए हुए, अंबिया सर झुकाए हुए। ज़मीन से लेकर अर्श तक हर तरफ नूर की बरसात है। आसमान से शाम के सितारे की आवाज़ आ रही है। जिस रात को सुबह सजदा करती है वो आज की रात है। हबीब की अपने महबूब से मुलाकात आज की रात है। दीदार हक आज की रात है। नमाज मिली हर मोमिन को दीद के लिए आज की रात है। अर्श तफर्श सजा आज की रात है। मर्तबा एहसान का खुलासा आज की रात है। रूह की क्या है परवाज ये इल्म हुआ आज की रात है। मलाइक की ईद आज की रात है। मेराज आज की रात है। आज की रात बड़ी मुबारक, ऐसी रात कभी आई है न कभी आ सकेगी। साइंस हैरान, इंसान अंगश्त बदिंदा, इंसो जिन के पैगंबर, वजह तख्लीक कायनात, खुदा के महबूब, उम्मत के गमख्वार, नबी मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, रहमतुल्लिल आलमीन, शफीउल मुज़निमीन, इमामुल अंबिया, सुल्तान आज़म, रब्बे कायनात के मेहमान, सुल्तान मेराज को आज की रात आसमानों की सैर करवाई गई। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। कुरान ने जिसका जिक्र किया वो सफ़र जिसमें कुदरत ने अपने करिश्मे दिखाए, वो सफ़र जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अहम तरीन इनामात से नवाजा गया, वो सफ़र जिसमें आप इमामुल अंबिया करार पाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 1 साल पहले ये मोजिज़ा रोनुमा हुआ। लाखों मकालात लिखे गए, हज़ारों किताबें तहरीर की गईं, लेकिन जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते करते कलम ख़त्म हो जाएंगे, स्याहियों के समंदर खुश्क हो जाएंगे, बयान नहीं कर पाएंगे, उसी तरह इस सफ़र की शान और इसकी अज़मत का इजहार कर पाना मुमकिन नहीं है। पहले आसमान पर इंसानों के जद अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए मौजूद, दूसरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम खुशामदीद के लिए हाजिर, तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनफ़्स नफ़ीस इस्तक़बाल करते हैं। पाँचों आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहते हैं। फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचते हैं और फिर वो क्या मंजर होगा जब अल्लाह अपने महबूब से हम कलाम हो रहे हैं। मेराज का वाक़या नाज़रीन तारीख़ इंसानियत का मुनफ़रिद वाक़या तो है ही, लेकिन इस सफ़र से मुतालिक सीरत निगारों ने जो वाक़यात लिखे हैं वो इंसानी माशरे को आइडियल बनाने के लिए क्या शानदार लाएअमल फराहम करता है। चंद एक शेयर करती हूँ आपसे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर पहुँचे तो एक शख्स को देखा, वो लकड़ियाँ जमा कर रहा था, उसकी गठरियाँ बना रहा था। फिर उसे उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा सका। उसने कुछ मज़ीद लकड़ियाँ उठाई और उसमें बांध दी। यही कुछ वो करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन अहमक है? अर्ज़ किया गया ये दुनिया का वो आदमी है जिसको एक जिम्मेदारी दी गई तो वो उसे ठीक से अदा नहीं कर सका और शौक़ में दूसरी बहुत सी जिम्मेदारियां लेता चला गया। अवाम की जिम्मेदारियां उठाने वाले हुक्मरान क्या इस बात पर सोचेंगे? इसी सफ़र में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी देखा कि कुछ लोगों की ज़बान और होंठ कैंचियों से कुतरे जा रहे हैं। पूछने पर बताया गया कि ये ऐसे मुकर्रर हैं जो माशरे में फितना फैलाते थे, अपनी ज़बान पर जिन्हें कंट्रोल नहीं था। क्या हमारे सियासतदान, मुकर्ररीन, खुतबा, सहाफ़ी इस पर भी कुछ गौर करेंगे? अगर हम गौर नहीं करेंगे तो फिर आज की रात की खुशियाँ मनाने, जागने, मीठा पकाने का क्या फ़ायदा होगा? यहाँ मुझे हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आ रहा है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। आज की रात दुआ करती हूँ नाज़रीन कि अल्लाह करीम हमारे दिल बदल दे, हमें भी मेराज अता करे। आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ लें, वो किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। जोजा साहब जी जी आना जाएगा वो महा का केस है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस नहीं भेजना तो फिर क्या करना है? अगर उनका नाम नहीं भेजना तो मेरा नाम भेज दें। का इल्ज़ाम भी मुझ पे धर दें आप। इस गैंग ऑफ 5 ने जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, ये गैंग ऑफ 5, इस गैंग ऑफ 5 ने मेरे साथ ये सलूक किया और मुल्क के साथ ये सलूक किया।
तो नाज़रीन, कल नवाज शरीफ ने हुकूमत से ऑडियो लीक्स का मामला जुडिशल कमीशन को भेजने का मुतालबा किया। आज मरियम नवाज साहिबा ने खुद को हुकूमत से ही अलहदा कर लिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि नून लीग हुकूमत में शामिल है, लेकिन उनके पास कोई ओहदा नहीं है, हुकूमती ओहदा नहीं है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। क्या मरियम नवाज साहिबा खुद को शहबाज शरीफ के फैसलों से दूर कर रही हैं? मरियम साहिबा कहती हैं कि वो नैब तरमीम के खिलाफ हैं। हुकूमत ने जो तरमीम की उसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा का दाग अदलिया को खुद साफ करना होगा। जितनी सहूलत अदलिया की तरफ से इमरान खान को मिली है, किसी को भी नहीं दी गई। मरियम नवाज साहिबा ने यह इतराफ़ किया कि कोई इदारा इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जनरल फैज़ की कुछ बाक़यात अब भी इमरान खान को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। लेकिन अब नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि फिर वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज के तहफ़्फ़ुज़ात आर्मी चीफ के सामने रखे क्यों नहीं? मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना चाहती हैं, लेकिन उनकी हुकूमत के ही एक अहम वज़ीर दिफा तो अपने तई मुल्क को डिफ़ॉल्ट करार दे चुके हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उठ सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का। सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो, 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूँ। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ मुल्क के दिवालिया होने का एतराफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के रहनुमा चंद हफ्ते कबल तक ऐसी बातें करने वालों को मुल्क का दुश्मन करार देते थे। अब पता नहीं नाज़रीन कि वो ख्वाजा आसिफ को मुल्क और हुकूमत का दुश्मन समझेंगे या फिर दोस्त। बहरहाल सुनिए, मौजूदा हुकूमत कैसे बार बार ये दावा करती रही कि उसने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। तो जब तक नून लीग को हुकूमत की ड्राइविंग सीट नहीं मिली थी, लीगी सदर शहबाज शरीफ साहब ये दावा करते थे कि वो सिर्फ 6 महीने में इसी तबाहाल मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करके दिखाएंगे। तो शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें करते थे, लेकिन जब से हुकूमत में आए हैं इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है। और हुकूमत की ये दलील मान भी लें कि साबिक हुकूमत की खराबियाँ थीं, लेकिन नाज़रीन गुज़िश्ता चंद माह में ताख़ीर के फ़ैसलों से जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की जाएगी? इन्हीं अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। एजाजुल हक साहब सरबराह हैं मुस्लिम लीग ज़िया के। आप चारों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। उज़्मा साहिबा, क्योंकि बात की गई है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, तो मैं सोच रही हूँ कि ज़रा आगाज़ हम यहीं से करते हैं। जिस मईशत को आप लोग बात कर रहे थे अपने पैरों पर खड़ा करने की आज वो औंधे मुँह गिर पड़ी है, और ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब नहीं बल्कि कर चुका है। इत्तेफाक करती हैं आप उनकी बात से? बहुत शुक्रिया किरण, मेरे सीनियर हैं, मेरे लीडर हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये उनके कंसर्न है, ये उनकी एक तकलीफ है जिसका इजहार वो कर रहे थे। और उससे आपने मेहरबानी ये की कि आपने इस जुमले के आगे भी चंद जुमले जो हैं वो दिखाए जिसके अंदर वो अपने कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम ये लेविश जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें पाकिस्तान को अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी। और ये मैं समझती हूँ कि इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले या दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, वो सियासतदान हो या आम आदमी हो, उन सबका यही कंसर्न है। और वो इसी तरह की गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं और उस पर काम भी जो है वो हो रहा है। और हमारी कैबिनेट के अंदर जो हमारे तमाम वफाकी वजीर हैं, और उन लोगों ने लिख के भी दिया है कि जी वो कोई मरात भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो हालात ऐसे नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने कंसर्न का इजहार किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अल्लाह माफी दे को सच्ची मुच्ची डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरा, आपने 2019 का क्लिप दिखाया है शहबाज शरीफ साहब का, तब तक ये बेड़ा गर्क 2022 तक का नहीं हो चुका था, जब उन्होंने 6 महीने की बात की थी और उन्होंने कहा था कि हमें टाइम मिले तो हम ठीक कर देंगे। वैसे 2022 दिसंबर एहसन इकबाल साहब का भी क्लिप सुनवाया है।
जी, मैं आप दुरुस्त कह जी रही हूँ। IMF का प्रोग्राम जो है वो हमने साइन नहीं किया है, वो इमरान खान साहब साइन करके आए थे। और अच्छा हो कि अगर आप शौकत तरीन साहब का भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा दीजिए, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि पेट्रोल की कीमत को 300 रुपए पहले जाना होगा IMF के जो है वो प्रोग्राम के मुताबिक। वो बता रहे थे कि जो बिजली यूनिट है वो 36 रुपए से ऊपर जाएगा। वो बता रहे थे कि गैस की कीमतों में से ज्यादा इजाफा होगा। तो ये सब वो है जो ये साइन करके गए हैं। मुसीबत ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा उस्मान साहिबा, आप जो बात कर रही हैं ना, मैं अग्री करती हूँ, मैं 100% अग्री करती हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप सही कह रही है। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है ना, उस पर बात कर रही हूँ। कादिर मंदुखेल साहब का भी कमेंट शामिल करते हैं। कादिर साहब, इत्तेहादी हुकूमत सर अपना सबसे बड़ा कारनामा इसे करार देती रही है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया और अब कोई और नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत के वजीर दिफा कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। तो क्या सर हम पूछ सकते हैं कि आप लोग मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने आए थे या डिफॉल्ट करने आए थे? बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। मेरे ख्याल में उज़मा साहिबा ने तफसील बता दी है। यकीनन इसके आगे पीछे कोई जुमले बात कहनी पड़ी उसको, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बात भी ना करते ख्वाजा साहब तो ज़्यादा बेहतर होता, इस वजह से कि ये बातें तो इमरान खान साहब और उनके पार्टी कर रही है। हमें अपने तौर पे ख्वाजा साहब उस मीटिंग में शामिल थे जब अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और सारे MNA एक साथ बैठे हुए, और उस वक्त ये फ़ैसला किया गया कि जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इकॉनमी का जो बेड़ा गर्क करके ये शख्स कर चुका है, और जिस तरह वो बारूदी सुरंगें और वो खंदके और वो श्रीलंका और पाकिस्तान का खुदा न खासा 3 टुकड़े की जो मिसालें इमरान खान साहब दे रहे थे, वो तो प्रैक्टिकली साबित हो गया। मुझे नाचीज़ को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैसे श्रीलंका बनेगा, कैसे 3 टुकड़े होंगे। मगर जब वो ऑडियो टेप उन 3 मुल्क दुश्मनों की आ गई है, और मुझे इस बात पे भी बड़े हैरत है, अफसोस है कि अभी तक वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला हाथ क्यों नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि आप तो मेरे साथ तो दूसरे चैनल में जो PTI को सपोर्टर जो तजिया निगार थे, मैं नाम ले लेता हूँ अपने इरशाद भट्टी साहब का, उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज में कहा कि ये तो बेशर्मी की हद है। अब ये बताओ कि अगर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश क्या है, साजिश की डेफिनेशन क्या है, मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या है, तो वो उन 3 बेशर्मों की ऑडियो टेप से बखूबी आपको पता लगेगा। अब सवाल ये है कि फिर हम ये भी कहते थे जब ये सारी चीज़ें हमने एक कड़वी जो गोली हमने निगल ली है, और हमने ये भी कहा हम और इत्यादियों ने कि हमने रियासत को बचाने का टास्क लिया है, सियासत हमने अपना सही। लेकिन कादिर मंदुखेल साहब आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात की है वो ना करते तो बेहतर था, नहीं होनी चाहिए थी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हुकूमत के अहम वफाकी वजीर हैं, वजीर दिफा है, उनकी गुफ्तगू ऑब्वियसली सुनी होगी आपने। अब कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप इस तरह के बयान को, और बतौर माहिर इत्तेफाक करते हैं आप उनकी बात से? जी, मैं आपसे यह कर दूं कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा है। इस बात का कतई कोई इम्कान नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। खुदा न खास्ता अगर कभी डिफॉल्ट किया तो जो ज़िलज़ला चंद मिनट के अंदर आएगा वो पूरा दुनिया देख लेगी, पूरा पाकिस्तान देख लेगा। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खौफ आता है इस बात से कि खुदा न खास्ता जौहरी ताकत पाकिस्तान डिफॉल्ट करे तो मैं आपको बता नहीं सकता कि चंद मिनट के अंदर पाकिस्तान में क्या तूफान आ जाएगा। ये कोई तमाशा खेल नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा है, पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया है। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको कह रहा हूँ। चले शाहिद साहब, आपकी इस बात से लोगों को धचका लगा होगा ना, ख्वाजा साहब की बात सुन के बड़ी तसल्ली हुई होगी आपकी बात सुन के। सर, मईशत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माशी इस्तेहकाम होता है, और माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। अगर हुकूमत के अपने वज़रा ऐसी बात करेंगे तो क्या मईशत पर मस्बत असरात की उम्मीद कर सकेंगे हम? सर देखिए, ये अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये भी तो हो सकता है कि एक सियासी बयान हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये सोचने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, तो अगर उसके लिए खुदा न खास्ता हालात पैदा करने के लिए ये गैर जिम्मेदारी की बात की है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाएं, रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं। एक दूसरे सियासतदानों को, अपोजिशन को गाली गलौज जरूर करें, लेकिन डिफॉल्ट का सोचना ही पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आदमी की रूह काम जानी चाहिए, और उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान जैसा मुल्क, में पाकिस्तान को नहीं कह रहा, अगर डिफॉल्ट करें तो जो
चंद मिनट के अंदर नजर आ जाएगा, तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। सारी दुनिया देख रही होगी, 23 करोड़ अवाम देख रहे होंगे आपके मुल्क में पेट्रोल अच्छा सर, एक और भी लॉजिक पेश की जाती है कि आईएमएफ के अंदर जो ममालिक होते हैं ना, उनका डिफॉल्ट कर जाना ये आईएमएफ के लिए भी बाइस शर्मिंदगी होता है। तो क्या शायद साहब आईएमएफ के होते हुए हम बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? लेकिन जहां तक आईएमएफ का ताल्लुक है, आईएमएफ मैं एक सपोजिशन कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए तो बात सोच भी नहीं सकता। आईएमएफ तो ये कहेगा जी मेरा प्रोग्राम तो सस्पेंडेड है, मैंने तो आपकी किस्त रोकी हुई है, मैंने तो आपसे जो है आप कई महीने से मेरे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर मैं मुतमईन होता तो मैं आपको 1.12 बिलियन की शर्त दे चुका। लेकिन इतना हम तो सोचे ना, आईएमएफ तो जिम्मेदारी नहीं आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हुकूमत ने 2 दफे पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, जीएसटी 17 से 18 किया, बिजली के नर्ख बढ़ाए, गैस के नर्ख बढ़ाए, ये सारा काम इसलिए किया है कि जिसके बाद हम डिफॉल्ट करते हैं। मेरा मतलब अकल कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है ना। पूरे मुल्क में महंगाई का एक तूफान लाया गया है आईएमएफ के साथ मामला तय करने में। मैं इनको आईएमएफ की शराइत नहीं मानता, ये आईएमएफ की शराइत नहीं है। किसी भी वजह से हमने ये सब जो किया है, पेट्रोल के नर्ख, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख, जीएसटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि अशियापा का मतलब ये है कि जो आदमी फुटपाथ पे पड़ा है, जो चैरिटी दे रहा है, अगर वो कोई चीज खरीदता है तो वो भी 18% जीएसटी देगा। तो क्या हमारे ख्याल से हुकूमत ने इसलिए ये काम किया है कि जीएसटी अशिया पर इसलिए लगाया कि फुटपाथ का आदमी 18% टैक्स दे और उसके बाद हम डिफॉल्ट कर लें। शायद साहब आपने आगाज अच्छी बात से किया है, तो वो तो कुछ तसल्ली हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। एजाज साहब हैं साथ हमारे, एजाजुल हक साहब, ठीक है, वो आते हैं तो फिर उनसे मजीद बात करते हैं। उसमें साहिबा, हुकूमत की ज़मीन पर ये खरबों के जो गोल्फ क्लब्स बने हुए हैं, उनमें से अगर 2 भी बेच दिया जाए तो मुल्क का चौथाई कर्जा उतर जाएगा। तो वजीर दिफा जो बात कर रहे हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर लेते? अभी भी महसूस ऐसा नहीं होता नून लीग हुकूमत में नहीं, ऑपोजिशन में, जिस तरह की बात अब नून लीग कर रही है? पहले तो किरण, माजरत के साथ, मुझे चूंकि मेरे एक जो है वो वफाकी वजीर और जो है एक लीडर के बारे में जो कमेंट था, उसके ऊपर अगर मैं पूरा कमेंट कर पाती तो मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं मुश्किल हूँ कि मेरे मुंह से नहीं, एक इकोनॉमिस्ट जो है, जो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनके मुंह से आपने सुन लिया। और इसहाक डार साहब वजीर खजाना है और उनका भी स्टेटमेंट जो है वो आपने दिखाया कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट ना कर रहा है, ना हम होने देंगे। हमने अपना बेड़ा गर्क पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने से बचाने के लिए तो किया है। तो आपका क्या ख्याल है कि अपना बेड़ा गर्क करके जो है वो हम पाकिस्तान को नहीं बचाएंगे? ऐसा नहीं है। और कतई तौर पर मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब कुछ परेशान, जाहिर है पाकिस्तान के हालात की वजह से सब परेशान है। ये जो सियासी लोग, जो हमने जीएसटी बढ़ाया है, जो टैक्सेस लगाया है, आपका क्या ख्याल है कि बहुत खुशी से लगाए होंगे या हमें तकलीफ नहीं है? सियासी लोग जो है उन्हें अवाम को मुंह दिखाना होता है, हमने अवाम के बीच में जाना है। और दुआ मेरी अल्लाह ताला ख्वाजा साहब की परेशानी को दूर करे। अब गोल्फ क्लब के हवाले से भी बताइए ना उस्मा जी। मैं आ रही हूँ, उसी तरफ आ रही हूँ। पास एक लेगेसी है कॉमन्स की और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आती है वो महंगाई कम करती है, पाकिस्तान में तरक्की होती है। सो जाहिर है इसको देखते हुए हमें इस वक्त ये बहुत एक जो ड्रास्टिक स्टेप्स हैं वो लेने पड़े। जहां तक गोल्फ क्लब्स की बात है, गोल्फ क्लब्स जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इदारे होते हैं किरण बीबी, और मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ गोल्फ क्लब्स हैं। और इस वक्त अगर हम आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं तो कुर्बानी हमें अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी। और तमाम इदारों को अक्रॉस द बोर्ड जो है वो अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी होगी अगर हमें वाकई पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालना है। क्योंकि 1.1 बिलियन की जो एक किस्त है वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे दोस्त ममालिक के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो हैं, जो बातचीत हुई है, उसके ऊपर सिर्फ IMF के प्रोग्राम की एक जो तस्दीक है, एक मोहर लगना बाकी है। उसके बाद जो है पाकिस्तान में डॉलर्स की तरसील, पाकिस्तान के अंदर जो है, अपनी तरसील से फिर एक बात है कि जो डॉलर जो है जो स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्ती करने की जो है वो कोशिश की। और अब आप देख रही हैं कि डॉलर पिछले 7-8 दिन से डिक्लाइन की तरफ है और डॉलर की कीमत जो कहां 280 पे पहुंच गई थी वो उसमें, और इंटरबैंक की जो उसकी मार्केट प्राइस है उसके अंदर भी कमी आ रही है और डॉलर जो है वो थोड़ा स्टेबल हो रहा है। सही जी
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप दोनों मेहमान मौजूद हैं। इस टॉपिक के बाद हम मरियम नवाज साहिबा ने ऑब्वियसली एक बार फिर अपने आप को हुकूमत से अलहदा किया है, ऐसा क्यों हुआ है, इस पर डिस्कशन होगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। कादिर मंदुखेल साहब और उस्मा बुखारी साहिबा मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, आपकी राय में क्यों वो हुकूमत से खुद को अलहदा कर रही हैं? नहीं, ये सियासी बयान है। उनके चचा मोहतरम पार्टी के सरबरा भी है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी है, और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा है। तो यकीनन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ। मेरी पार्टी जब हुकूमत में है तो मैं हुकूमत में हूँ, मेरे एक कारकुन हुकूमत में है। तो बहरहाल उनकी अपनी एक पॉलिसी है, वो इस तरह बयान तो पहले भी दे चुके हैं, शायद खान अब्बासी साहब भी दे चुके हैं। तो ये तो इनका आपस का मामला है, क्या क्यों दे रहे ये बयानात, और क्या आवाम, हमें तो इस वक्त जो हुकूमत में हम आए और हमने डिलीवर करना था। आपने जो पहली बात की थी उसी हवाले से मैंने कल भी कौमी असम्बली में बात की, ख्वाजा आसिफ साहब की तरह तो मैंने बात नहीं की है, मगर मैंने ये बात की है कि ये बड़ा आसान फार्मूला है कि आपने खसारा कम करना है। आपके हाथ में सरकारी मुलाजमीन है, उसकी कटौती करो, आपके महंगाई कर दो, आप पेट्रोल डीजल पे करो, बिजली गैस पे आप महंगाई कर दो। क्यों ये जो अरबों रुपए के बंगले बने हुए आप समझते हैं ये मरियम साहिबा का सियासी बयान है? कादिर साहब, आप समझते हैं सियासी बयान है? उस्मा, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा। एक तो मरियम साहिबा क्यों खुद को अलग समझ रही हैं, और दूसरा ये कि मरियम साहिबा जो कह रही हैं कि जनरल फैज की बाक़यात हैं जो अभी भी इमरान खान साहब की मुआवनत कर रहे हैं, तो इस हवाले से कोई शिकायत की गई अब तक? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये हकीकी बयान है। और मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही मसला अब रह गया है, और वो ये है कि क्या मरियम नवाज जो है वो हुकूमत का हिस्सा है कि नहीं। 10,000 दफा इस बात के ऊपर बात हो चुकी है, फिर भी खबरें बना ली जाती है। मेरे ख्याल खबर ही शायद ये रह गई है मुल्क के अंदर। आज भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास हुकूमती ओहदा नहीं है और मैं कोई हुकूमती काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ पार्टी के काम कर रही हूँ, पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम जो है वो चला रही है, और वो जो है उन्होंने नेक ख्वाहिशात भी कही। उन्होंने कहा कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, और मुझे बहुत यकीन है कि इन मुश्किल हालात से जो है पाकिस्तान को यही टीम निकालेगी। तो इसके ऊपर सिर्फ ये एक लाइन के मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ये एक लाइन के ऊपर पता नहीं कितने दिन बहस होगी पाकिस्तान के अंदर, और क्या जो है इससे आगे कोई और बात और खबर नहीं है, और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इसमें कौन सी, मतलब बताइए ना, कौन सी गलत बात है? क्या उनके वो कोई वजीर है, कोई बशीर है, कोई हुकूमती ओहदा है उनके पास? उनके पास कभी भी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, और इस हुकूमत में भी नहीं है। सो इस एक जुमले के ऊपर वो मुस्लिम लीग नून से अलग है उस्मा साहिबा? नहीं है जी, वो मुस्लिम लीग नून से अलग है? नहीं किरण, वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन क्या जो है उनके पास कोई हुकूमती ओहदा है? क्या वो वजीर हैं, जैसे मैंने पहले बात की? इस बात को ये रंग देना वो मुस्लिम लीग नून से अलग है। इस मुल्क में फिर पीडीएम की हुकूमत है, और पीडीएम की हुकूमत के अंदर ये तो किसी ने निकला, ये तो चले, ये तो किसी उस्मा देखें, शहबाज शरीफ का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर अगर उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है तो वो फिर किस हैसियत से मुफ्ता इस्माइल साहब को ट्विटर पे कहा करती थी कि इसके रेट कम होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब मानते भी थे, अमल भी होता था, रिप्लाई भी होता था। चूंकि वो पार्टी लीडर हैं, ये तो कहीं नहीं है ना कि पार्टी लीडर जो है अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है या हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो वो अपनी पार्टी को गाइड नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा है? ये कौन सी सियासत है जिसके अंदर आपको ये समझ में आ गया कि जो लीडर है अगर वो पार्लियामेंट, तो इसका मतलब पार्लियामेंट की जो है तो इसका मतलब ये कि हुकूमत की अच्छे बुरे की जिम्मेदार है ना मरियम साहिबा? वो पूरा मुल्क की वो जिम्मेदार हैं जी। और बताएं, मतलब अगर इससे बहस खत्म होती है तो वो पूरे मुल्क की जिम्मेदार हैं, और अल्लाह करेगा कि वो पूरे मुल्क की जिम्मेदार दोबारा भी बनेंगी। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो बात जैसे कही गई है अगर हम उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में ले तो बेहतर है। उन्होंने जो बात बार बार कही है, मैं दोबारा एक्सप्लेन सिर्फ 2 जुमलों में कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास हुकूमती ओहदा नहीं है, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा काम पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, और ये हमारा फैसला है हमारी पार्टी का, और हमारे अंदर जो है वो 2 मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही है। एक टीम जो है वो हुकूमत के अंदर हुकूमती काम कर रही है, दूसरी टीम जो है वो पार्टी
बाकी तमाम हुकूमत के फैसलों को वो ओन करती हैं। अगर इसमें आप हाँ या ना कह दें, तैयारी करें जो शहबाज शरीफ साहब के अप्रूवल से हो रहे हैं उसको वो ओन करती हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, इलेक्शन कैंपेन जो है वो इलेक्शन के रूल्स के तहत वो वजीर आजम के जिनके पास जो वफाकी गुजरा है वो नहीं कर सकते। सो वो इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर रही हैं और वो जो है वो इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। अब इसको आप अलग-अलग कर लेंगी, ऐसे नहीं होता। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। वो इस वक्त पार्टी का काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम पीडीएम जो है वो हुकूमत का काम कर रही है और जाहिर है इसमें सब एक दूसरे के साथ। उस्मा साहिबा, आप जानती हैं मुझे, मैंने बड़ा सादा सा सवाल किया था, वो बहुत इंतहाई सादा सवाल था। एजाजुल हक साहब साथ जवाब देने की कोशिश की है लेकिन मेरा ख्याल है जवाब मेरा आप तक पहुंच नहीं सका। एजाजुल हक साहब भी साथ मौजूद हैं। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। एजाज साहब शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर खुद को हुकूमत से अलहदा कर रही हैं और अवाम में क्या ये जो बात उनकी तरफ से की जा रही है, क्या समझते हैं आप? क्या जब वो अवाम में जाएंगी तो हुकूमती नाकामियों से खुद को दूर रखकर अवाम की सपोर्ट हासिल कर सकेंगी? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो जो कह रही है मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मुल्क के मसाइल इससे बहुत बड़े हैं इस वक्त। और अगर इतने सीनियर लोग जो कि दूसरे नंबर पे हों पार्टी के अंदर वो हुकूमत को डिसोन कर दें तो फिर ये तो हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर ये जो महंगाई का बोझ जो गिर रहा है इस वजह से वो कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, हालांकि हर फैसला उनसे जाके पूछा जाता है। मरियम जो है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही हैं और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं, हम अलाइज हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है, मसाइल से निकालना है, मैं समझता हूँ कि जो इनको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर मुस्लिम लीग ओनरशिप नहीं लेगी, पीपल्स पार्टी ओनरशिप नहीं लेगी तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा मुझे बताएं। कल को फजल रहमान साहब कहेंगे जी मैं भी एलाई हूँ, शेरपौर साहब कहेंगे मैं भी एलाई हूँ, असफंदियाब साहब कहेंगे मैं भी एलाई हूँ। यानी पीपल्स पार्टी ने मेजर ओहदे लिए हुए वजीर खारजा हैं और आज उनके बहुत सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी हम तो पीडीएम के जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ एलाइज हैं। तो मैंने कहा अगर आप एलाइज की जगह पीडीएम की ओनरशिप ले लेना तो ये सारे मसले इस मुल्क के जो है वो हल हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की सियासत कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, मैं तो ये कहता हूँ। एजाज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक आ रही है। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एजाजुल हक साहब, सर आपसे बात का आगाज करती हूँ। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल गया है सर और 1.8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया है। FIA ने आपको 21 फरवरी को सर बुला भी लिया है। क्या कहेंगे इस केस पर और क्या पेश होंगे सर मंगल को? देखें, हमारा तो एक ही असासा था कि पाकिस्तान में कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता था कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने अपने ज़माने में या किसी ने, मैं 2 दफ़ा वजीर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पहले लगने वाले और मेरे बाद लगने वाले सारे वजीर जेल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये भी अब मौजूदा हुकूमत का, पीडीएम की हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इस किस्म के केसेस बना रहे हैं, लेकिन हुकूमत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जाएंगे? बिल्कुल ये हाँ, जो लोगों को अंदर करवा दें, उन पे झूठे केसेस बनवा दें, नोटिस रिसीव होने से पहले सारे टेलीविजन पे जो है वो पट्टी चलनी शुरू हो जाए, पट्टी क्या बल्कि ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाए कि जनाब ये 1.8 अरब, मैं तो कहा मुझे 1.8 अरब रुपए दे दो, मैं सियासत ही छोड़ देता हूँ, आपकी भी जान छूट जाएगी। सर आप जाएंगे, पेश होंगे? होकर रह लेता हूँ। तो ये देखे ना कितनी, अब एक तरफ ये कहते हैं जी हम तो हुकूमत में नहीं है, दूसरी तरफ ये केसेस बनवा रहे हैं लोगों पे, जरा सी कोई बात करता है इनके खिलाफ ये कहते हैं जी FIA किसके? एजाज साहब आज आप शो में ना सर थोड़े से लेट हो गए, मुझे बस शो को क्लोज करना है, मुझे आगे भी मेहमानों के पास जाना है, सिर्फ हाँ या ना में बता दें पेश होंगे नहीं होंगे सर? नहीं, मैं तो, मेरी मर्जी है, मैं पेश होऊंगा, मैं बेल शेल कोई नहीं ले रहा। तो मैंने किसी कुछ चोरी की हो तो मैं गिल्टी हूँ ना, मेरे पे आप एक नहीं, आप 1000 केस बना दें। सही। मैं तो अपने सारे दोस्तों को कह दिया मेरी कोई बेल शेल नहीं कराना, अगर इन्होंने पकड़ना है तो मैं हर 1 घंटे बाद अपनी लोकेशन डालता हूँ अपने ट्विटर पे कि अब मैं इधर हूँ, अब मैं इधर हूँ, अब मैं इधर हूँ, आगे पकड़ लो भाई। ठीक। उस्मा साहिबा क्या करेंगे आप लोग? नहीं देखिए, अगर तो एजाजुल हक साहब जैसे वो इतने कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो जाहिर है इनको कुछ नहीं होगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है।
लेकिन क्या अब महसूस हुआ एजाजुल हक साहब को इनके नाम से एक खबर चली, जिस खबर इतना ढिंढोरा जो है वो पीटीआई ने, और वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में एक बिल्कुल लग, एक बिल्कुल झूठ और एक फजूल किस्म की बात जो है वो इनके नाम से मंसूब हुई, और बाद में उन्होंने लातल्लुकी का इज़हार कर दिया, लेकिन तब तक डैमेज हैज बीन डन। और तब ख्याल आया एजाजुल हक साहब को, अब फील हो रहा है कि जब इस तरह से खबरें चलती हैं बकौल इनके जो गलत होती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। और एक वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में आपने जो है इतनी तज़हीक आमेज अंदाज में तो उस्मा बुखारी साहबा ये डेलिबरेटली फील करवाया गया है क्या? जवाब इसका जरूर ले लेना प्लीज, जवाब जरूर ले लेना। मैं तो कह रही हूँ कि अब ये फाते अमल हो रहा है शायद, या अब इजाज साहब को जो है वो अगर एहसास हो रहा है कि ये गलत होता है। मैंने बात शुरू से की कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा तो जाहिर है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नहीं होगा। लेकिन नहीं, आपने इसीलिए किया ना कि मैंने वो डिग्गी वाली बात की थी, मैंने ये कहा था कि अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कुरान पे हाथ रख के हलफ दे के कि मैं नहीं था डिग्गी में, तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। चलो, अब इसलिए कि मेरा वो ट्वीट चला था तो आप इसको अब मुझे आप मेरे खिलाफ केसेस बनाएं, मुझे अंदर करवाएं, फिर आप तालियां बजाएं, फिर आप कहें हमारा तो हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ जो है वो तंजीम साजी कर रहे हैं। आप जो 2 दफा वफाकी वजीर रहे हैं ना, वो नून लीग के उसके ऊपर ही वफाकी वजीर रहे हैं, और इस तरह से खबरों के ऊपर केस नहीं बनते, कोई डॉक्यूमेंट होता है तो केस बनते हैं ना। ये नून लीग बनाने मैं था, आप तो पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त, पड़ेगा ना इस मुल्क जब ये नून लीग बन रही थी, आप पीपल्स पार्टी में थी। अपनी पुरानी टेपें निकाल के सुन लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में आपने क्या कहा हुआ है। तो मैं तो पार्टी बनाने वाला था, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। पीटीआई का माउथ पीस ना बने, या उनको जाके ज्वाइन कर ले। अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैं क्यों ज्वाइन करूं, मेरी अपनी पार्टी है, मैं क्यों किसी को ज्वाइन करूं? सही, ठीक। एजाज साहब एक और सही है, ठीक। एजाज साहब पेश होंगे और उस्मा साहिबा कह रही हैं अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वो कन्विंस्ड है तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, मामला बिल्कुल ठीक है। अब आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए। एक और सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैं शो क्लोज करने से पहले उस पर कमेंट लेना चाह रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। कादिर साहब, ये सदर मुमलिकत ने सर पीर के दिन सूबाई इंतखाबात के मुशावरती इजलास के लिए बुलाया है सर, तो मुशावरत के बाद वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं? अगर सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं तो आप आर यू रेडी सर? मुझसे सवाल है किरण साहब। जी सर। जी देखिए, सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो पीटीआई का सेक्टर इंचार्ज है इस्लामाबाद का, और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहाँ कोई अदालत भी डायरेक्शन नहीं दे सकती है। सदर मुमलिकत तो दूर की बात है, और सदर मुमलिकत सुबह नाश्ता करता है, वॉक करता है, उसके बाद जाके सोचता है अब क्या करूँ, और अब तो सारी चीज़ें भी हो गई है। वो कभी ख़त लिखता है, कभी गवर्नर हाउस कराची में अपने बेटे का अमेरिकन कंपनी से मुआहदा करता है, कभी अपनी बीवी के ज़रिए मुझ समेत तमाम एमएनए को लेटर लिख रहे हैं कि पिंक रिबन पता नहीं क्या भला वो करे, और फिर ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे है। किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो उनको, लेकिन सदर मुमलिकत हैं तो एटलीस्ट उनके लिए कुछ तो जुमले तो बेहतर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मदुखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, एजाजुल हक साहब और उस्मा बुखारी साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है, नाज़रीन से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।